नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम पवन है। और आज का जो हम लोगों का टॉपिक है डिस्कशन का, हर हफ्ते जो करते हैं अलग अलग टॉपिक पे डिस्कशन, स्ट्रैटेजिक मिनरल्स और हाउ कैन वी सिक्योर द मिनरल्स टू बिकम अ सेल्फ रिलायंट फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ कंट्री। और उसके बाद इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मिनरल्स के ऊपर बहुत सारे डिस्कशंस ऑलरेडी मैंने देखा और हैं भी यूट्यूब पे। और इवन बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, मैंने देखा कि बहुत इवन पार्लियामेंट्री सेशंस में इस पे डिस्कशन होता है, यूएन में हुआ, ब्रिक्स में हुआ। इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एज अ रिसर्चर हम लोग क्या सोचते हैं, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा बातें करेंगे। और इन्हीं चीज़ों के ऊपर जो गवर्नमेंट का एक्शन है, उन लोगों ने 2023 में ऑलमोस्ट 30 जो मिनरल्स हैं, क्रिटिकल मिनरल्स, उसके लिस्ट जारी किए हैं। जो कि निकेल हो गया, लिथियम हो गया, अभी देखते हैं हम हर जगह की ईवीज में या मैग्नेट्स में, विंड टरबाइन में, ये सारी चीज़ें यूज़ होती है, नायोबियम या स्कैंडियम वगैरह। और इसके लिए गवर्नमेंट ने जो है वो ऑलमोस्ट 16,000 करोड़ का बजट दिया है 2030 तक। और वो जो बजट में है, वो लोग करेंगे एक्सप्लोरेशन, माइनिंग, और माइन करने के बाद उसका प्रोसेसिंग, और उसके बाद हो गया रिसाइकलिंग या उसका रिकवरी, राइट। तो और अब अभी जो है, हम लोग लास्ट के अब एक दो महीने से पहले भी या JNK में लिथियम का रिसोर्स मिला, है ना। लिथियम का रिसोर्स मिला, इवन वेस्ट बंगाल का अब हम लोगों ने न्यूज़ देखा, या राजस्थान का भी न्यूज़ देखा। तो जस्ट रिसोर्स मिला, इसका मतलब ये है क्या कि जस्ट रिसोर्स हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए? ये बात नहीं है, राइट। रिसोर्स मिलने के बाद भी उसके बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, और उस प्रोसेस के लिए हमको चाहिए रिसर्च, राइट। और बहुत सारे साइंटिफिक इनपुट्स चाहिए होते हैं। तो यही सारे चीज़ों पे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। और हमारे साथ ये डिस्कशन करने के लिए सचिन भाई भी हैं, इन बिटवीन हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, सचिन भाई और मैं। और विकास, डॉक्टर विकास के साथ हम लोग ये डिस्कशन जो है वो कंटिन्यू करेंगे। बाबा चलो, तो जो क्वेश्चन है, एज अ रिसर्चर, और आप भी रिसर्चर हो, तो आप क्या सोचते हो एज अ रिसर्चर, गवर्नमेंट क्या करना चाहिए? या इस पर्टिकुलर जो गैप जनरेट हुआ है माइनिंग से लेके प्रोसेस होने के बाद जो यूटिलाइज होता है सीधा मटेरियल, तो वो गैप को छोटा करने के लिए आपके क्या विचार हैं? सो थैंक यू पवन भाई फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। यस तो बाबा। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये सारे जो क्रिटिकल मिनरल हैं, इसमें रेंज ऑफ मटेरियल है जैसा आपने डिस्क्राइब किया। तो ये रेंज कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंट है? और जैसे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो गई जहाँ मोटर और मैग्नेट्स वगैरह यूज़ होते हैं। एविएशन इंडस्ट्री हो गई जहाँ पे जो हमारे सैटेलाइट राडार इन सब चीज़ों में परमानेंट मैग्नेट्स डायनमो इन सब चीज़ों का यूज़ होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के बहुत सारे मटेरियल है, इसमें गैलियम वगैरह है, रेंज ऑफ मटेरियल है, दोज क्रिटिकल 30 मटेरियल्स। फिर ईवी इंडस्ट्री हो गई। ईवी इंडस्ट्री में जितना भी बैटरी पैक्स वगैरह हैं उसके थर्मल मॉड्यूलेशन के लिए ईट्रियम और इस तरीके के मटेरियल्स यूज होते हैं। कोबाल्ट, निकिल, लिथियम ये सब उसमें है। इवन एनोड मटेरियल ग्रेफाइट इसमें है। तो इंडिया की पोजीशनिंग ऐसी है कि इंडिया में कुछ चीज़ों की माइनिंग बहुत ही लिमिटेड लेवल पे है, और इन सारे मटेरियल के लिए हम डिपेंडेंट हैं अदर कंट्रीज में, या हम इन मटेरियल्स को इंपोर्ट करते हैं। नाउ मोस्ट ऑफ दीज मटेरियल, स्पेशली इसमें एक कैटेगरी है रेयर अर्थ मिनरल्स, REEs। सो दोज हैज बीन वेरी क्रिटिकल फॉर द एडवांस टेक्नोलॉजीज, जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है या एविएशन इंडस्ट्री है, मिसाइल प्रोग्राम है हमारा, या ईवी रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर विंड ये सारी। तो उसमें रेयर अर्थ मिनरल का बहुत क्रूशियल रोल है। और अभी आपने देखा कि टेरिफ वॉर जो चल रहा था चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स में, तो चाइना ने रेयर अर्थ की सप्लाई को ब्लॉक करके यूनाइटेड स्टेट्स को घुटने में ला दिया टेरिफ को कम करने के लिए। तो हम्म। तो इसका मतलब ये है कि चाइना रेयर अर्थ की लगभग 90% सप्लाई कंट्रोल करता है। अब रेयर अर्थ का नाम रेयर अर्थ इसलिए है क्योंकि
इसलिए नहीं है कि वो रेयर है मटेरियल। इंडिया हम्म के पास रेयर अर्थ का बहुत बड़ा भंडार उपलब्ध है, और हमारे बहुत सारे रेयर अर्थ माइनिंग करके हम जापान भेजते हैं, जहाँ पे उनकी प्रोसेसिंग होती है और वापस प्योरीफाइड फॉर्म में वापस इंडिया में भेजे जाते हैं। चाइना का यूनिक एडवांटेज इसलिए है कि चाइना ने माइनिंग सिक्योर की है। माइनिंग के बाद वो मिक्स्ड जो रेयर अर्थ है, जो रिफाइनरी के लिए एक तरीके से सोर्स मटेरियल है, उसको वो लोग बढ़िया से रिफाइन करते हैं। एंड देन एट द एंड स्टेज जो हाईएस्ट प्यूरिफिकेशन स्टैंडर्ड चाहिए टू गो इनटू सर्टेन प्रोडक्ट, तो दैट केमिकल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री फॉलोड बाय प्रो प्योरिफिकेशन इंडस्ट्री वो एग्जिस्ट करता है। और इंडिया अनफॉर्चुनेटली, इवन दो हमारे पास रिसोर्स हैं, बट द नो हाउ और उसके जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हैं, क्योंकि 30 से 30 30 40 40 मिनरल कई बार मिक्स्ड होते हैं बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी में। कई बार उसमें रेडियो एक्टिव मिनरल होते हैं, थोरियम यूरेनियम जैसे मिनरल होते हैं। तो उनको माइन करके उसको प्रोसेस करना, और उसके लिए जो हार्मफुल केमिकल रिक्वायरमेंट है या जो इमिशन है वो बहुत हाई होते हैं। तो यूरोप या यूनाइटेड स्टेट्स ने कई इस तरीके के प्लांट अर्ली स्टेज में इसलिए बंद कर दिए थे कि दे डू नॉट वांट टू पॉल्यूट देयर कंट्री। एंड दैट्स व्हाई नाउ चाइना इज सोली डोमिनेटिंग इन दिस स्पेस। फॉर इंडिया ऑल्सो इट इज नाउ आइडेंटिफाइड वेरी वेल बाय द गवर्नमेंट। तो पहले एक MMRD करके एक्ट एक्ट था, जो 1957 का एक्ट था। उसको इन्होंने रिवाइज किया रिसेंटली, और ये सारे प्रोविजन जो आपने डिस्क्राइब किए, तो उन्होंने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन इस्टेब्लिश किया। उसी के अंतर्गत लगभग 8 10 के आसपास, जिसमें NML नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी और 4 5 IIT शामिल हैं। तो CAE सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस इस्टेब्लिश किए हैं, जिनका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जो माइनिंग से मटेरियल निकलेंगे, उनको सबसे पहले तो मैपिंग करना, इंडिया में रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना, माइनिंग के लिए कैपेबिलिटी बिल्ड करना, देन उसको सेपरेशन करना, उसको रिफाइन करना, उसको प्यूरिफाई करना, एंड देन उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। So they have हम्म taken this initiative to collaborate these process with R&D labs under this National Critical Mineral Mission, and that is a welcoming step, I think, looking forward 10 20. बाबा, अभी देखो आपने इतने सारे पॉइंट बोले, ऑटोमेशन में इसका ये है, डिपेंडेंसी कम हो जाएगा, ये रेयर अर्थ मेटल इवन मिसाइल प्रोग्राम में इसका यूज होता है, या रिन्यूएबल एनर्जीज में वगैरह। तो अभी देखो ये तो है, और ये जो है अभी ये शॉर्ट 30 जो है ना, ये थोड़ा शॉर्ट टर्म गोल लगता है। मतलब मैं भी जब सोच रहा था ना 30, क्योंकि 5 ये जो काम है ये लेंदी चलेगा, क्योंकि तुमको माइनिंग करना और जस्ट प्रोसेस डेवलप करना, तुमको TRL लेवल 10 तक लेके जाना कौन सा भी चीज को, ये कम से कम 15 साल का काम है। राइट? तो Right, हम लोग इन चीजों पे काम करते करते ही, ये 5 साल का तो इनिशियल स्टेज है ये। right, उसके साथ साथ ही जो हम लोग ये जियोलॉजिस्ट हो गए, या right. प्रोसेस इंजीनियर हो गए, या प्रोसेस केमिस्ट हो गए, और Hmm. मटेरियल साइंटिस्ट, इन लोगों का एक बहुत ही सॉलिड इंटीग्रेशन करना चाहिए। जैसे अभी NCMM का जिक्र किया ना आपने, उन लोगों ने एक मिनरल मिशन लॉन्च किया है, उसमें इन चीजों पे काम होगा। राइट? Correct, इसके साथ साथ ही ऐसे लोगों को लेना चाहिए या ट्रेन करना चाहिए जो कि जियोलॉजी, जो लोग रिसोर्स को पहचाने या उसका वेन्यू कहाँ पे वो ढूंढे, और दूसरा जो चीज़ है प्रोसेस इंजीनियरिंग करे, प्रोसेस में केमिस्ट लगा दे या ट्रेनिंग दे उनको, है ना? correct, ऐसे correct. चीज़ों पे थोड़ा वो इसके ऊपर थ्री भी थ्री फंडिंग देना चाहिए। राइट? यस बाबा, वो जो आपने मेंशन किया ना, 18,000 करोड़ बेसिकली, दैट इज हम्म 3 लेयर्ड प्रोजेक्ट इन देयर, हम्म जिसमें हम्म जियो स्ट्रेटेजिक आइडेंटिफिकेशन है कि वेयर द हम्म मिनरल्स आर। सो यू हम्म मस्ट बी हियरिंग लॉट दैट अंडमान के आसपास हमको मिला, उसमें 12 बराबर। से ज्यादा जियोग्राफिकल लोकेशन की मैपिंग आइडेंटिफाई की गई है। आ, हम्म। तो दैट इज वन पार्ट। माइनिंग एंड रिफाइनिंग इज द सेकेंड पार्ट। सो हम्म माइनिंग किया जाएगा, उसको रिफाइन किया जाएगा। IREL करके है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, उड़ीसा बेस्ड
इंडिया की पीएसयू है, सो दे हम्म। to this space they bring lot of this sand which is Kerala based, which is having lot of these samarium which is used in permanent magnet, तो वहां परमानेंट वो मैग्नेट, लोग हाँ। उसको कर रहे हैं नाउ। उसी के अंदर उसको रीनेम कर दिया है अभी, उसको IREL लिमिटेड नाम से। और हम्म। स्कॉम करके उड़ीसा में और भी प्लेटिनम बेस्ड केमिस्ट्री को आगे ले जाने का, देन मिक्स्ड क्लोराइड वहां पे बनते हैं, जिसको अगेन केरला में एक लैब है जहां पे जाके उसको सेपरेट सेपरेट ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं। सो मिक्स्ड हम्म। side of the rare earth are separated into various oxide, so that is one kind of resource from where this whole downstreaming has been converted। फिर उसका राइट। तीसरा पार्ट है, वो है जो मैंने बताया कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिसमें आपने बोला कि इंटर लेबोरेटरी कोलैबोरेशन, TRL enhancement, converting into राइट। startup, and then going back into the big miners, because mining and all these things are coming from the big PSUs in India, like आप जैसे खानजी खनिज विदेश लिमिटेड करके है एक कंपनी, हम्म। तो काबिल करके बोलते हैं उसको। तो वो अर्जेंटीना में उन्होंने माइनिंग के लिए कोलैबोरेट किया है। तो ये नाल्को हुआ हमारा, नेशनल एल्यूमिनियम, हिंडको हम्म। हुआ। ऐसी तीन जो इंडिया की पीएसयू हैं जो माइनिंग में काम करती हैं, उन तीनों पीएसयू के स्टेक्स को मिला के ये काबिल बनाई गई, जो बेसिकली खनिज विदेश लिमिटेड नाम से। तो राइट, राइट। ऑस्ट्रेलिया में MOU, सो आउट ऑफ इंडिया जितना भी एक्सप्लोरेशन है दूसरी कंट्रीज से माइनिंग को सिक्योर करने के लिए, ताकि हम अपनी सप्लाई चेन को इंश्योर कर पाएं, तो वो काबिल का रोल है वहां पे। देन हम्म। बैकअप में अभी IREL का एक्सपेंशन दिया गया, तो ये रिफाइनिंग और इन चीज़ों पे काम करने के लिए है। और जो मैंने लेबोरेटरी वाला सेटअप बताया नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के अंदर, वो उसको नेक्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट या एप्लीकेशन ओरिएंटेड हम्म। बनाने के लिए। ओके। तो तो बट तो सचिन भाई, बट आपका, हाँ, आपका क्या हाँ। मानना है कि क्या क्वेश्चन है या क्या सोचते हो आप इसको लेके फिर? अभी जो, हाँ, जैसे हमारा डिस्कशन है NCMM पे हुआ, तो ये तो वेलकमिंग स्टेप है गवर्नमेंट का, मतलब कि पंद्रह बिल्कुल। सौ करोड़ का इनिशिएटिव है, 6 साल का टारगेट है कि 6 साल में हम माइनिंग पे, रेयर अर्थ मेटल की माइनिंग पे, जैसे जम्मू कश्मीर में लिथियम का हुआ है, तो और रिसोर्स, हाँ। हाँ, रिसोर्स का, और जैसे कि 70% लिथियम का जो इम्पोर्ट होता, मतलब जो इम्पोर्ट करने वाला, मतलब जो एक्सपोर्ट करता है नेशन, मतलब जो जहाँ हम्म। रिसोर्सेज हैं, वो चाइना है। लिथियम पे पूरा बिल्कुल, पूरा बिल्कुल। एक मतलब पूरा कैप्चर किया हुआ मार्केट। तो इंडिया राइट। में जैसे जम्मू कश्मीर का हुआ, तो अभी हुआ है, तो वो प्रोसेस में 6 साल, तो 6 साल एक शॉर्ट पीरियड है, बट गवर्नमेंट ने जो टारगेट रखे हैं उसमें एक वेलकमिंग स्टेप है, इसमें किस तरीके से चालू बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल। जैसे बिल्कुल GSI वो। है, जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो इसने लगभग 195 एक्सप्लोरेशन साइट्स रखी हैं माइनिंग के लिए। तो लेकिन जैसे मैं विशाल अपने विकास भाई से जैसे ये बैटरी में ही काम करते हैं, बैटरी वाले फील्ड में इन्हें काम करते करते 10-12 साल हो चुके हैं। तो इनसे एक छोटा सा क्वेश्चन, मतलब इस तरीके से पूछना चाहूंगा, जैसे इसमें तो हमारा खर्चा है, कि ज्यादा खर्चा, माइनिंग में ज्यादा खर्चा है, लेकिन गवर्नमेंट की स्कीम्स या फिर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव जो इस पे फोकस करते हो, कि जिस किस तरीके से हम लिथियम को, कोबाल्ट को, और जो ग्रेफाइट है, इन सब मटेरियल्स को किस तरीके से रिसाइकिल कर सकते हैं। रिसाइकिल का खर्चा, पीरियड भी, टारगेट पीरियड भी, टाइम पीरियड भी कम होगा, और जल्दी हमें लिथियम रिकवर भी हो जाएगा हमारे पास। तो गवर्नमेंट के ऐसे ऐसे क्या क्या इनिशिएटिव है, और एनसीसीएमएम ने इस चीज पे क्या क्या फोकस किए हैं, या गवर्नमेंट के ऐसे कुछ फोकस, या जो अभी इंडिया में प्रोग्रेस चल रही है वो उसका क्या चल रहा है? विकास भाई थोड़ा सा इस बात पे लाइट डालो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है जैसे UN के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर भी है सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट, है ना, बेस्ट हम्म। यूज ऑफ रिसोर्सेस। तो उसमें फर्स्ट रिड्यूस, रीयूज एंड देन रिसाइकिल, 3R कॉन्सेप्ट जो होता है। तो सेम चीज इंडिया में भी इम्पॉर्टेंट ये है कि जो वेस्ट की क्वालिटी है, प्रॉब्लम क्या है हमारी कंट्री में, जो 75 से 80% वेस्ट हैंडल किया जाता है वो नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर वाला होता है ना।
आपके यहाँ कचरे वाला आता है, कचरे वाला सारा वेस्ट इकट्ठा करता है एंड देन डंप करता है, देन पूरा वेस्ट मिक्स हो जाता है। फिर वो वेस्ट इतना ज्यादा मिक्स हो जाता है कि उसको सेपरेट करने का खर्चा उसके रिसोर्स रिकवर करने के खर्चे से ज्यादा होता है। सो उसको अंत में एक ही ऑप्शन होता है कि उसको डंप कर दिया जाता है और लैंड फिलिंग वगैरह कर दिया जाता है। तो ये इंडिया का एक बड़ा प्रॉब्लम है कि जो हमारा रिसोर्स इफिशियंसी है तो उसको इम्प्रूव करना जरूरी है। और इसी के तहत ये अर्बन माइनिंग एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है। स्पेशली हमने पिछले 40-50 साल के अपने इवोल्यूशन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी क्रिएट की हैं जिसमें बहुत ही कीमती मिनरल्स यूज हुए हैं, और वो सारे रिसोर्सेस हमारे यहाँ स्क्रैप यार्ड्स में या इस तरीके से पड़े हुए हैं। कुछ कंट्रीज हैं जो अपने कंट्री में इस तरीके की पॉल्यूटिंग प्रोसेस इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते, तो वो अपने यहाँ का सारा वेस्ट इकट्ठा करके जहाज में भर के आपको पैसे भी देते हैं कि आप अपने यहाँ ले जाओ, हम आपको इसको मैनेज करने का पैसा भी देंगे। तो इंडिया और चाइना में ऐसा भी बहुत सारा वेस्ट बाहर से आता है जहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम उसको माइनिंग करें, उसको रिफाइन। हम हमेशा रिसोर्स क्रंच रहने वाली कंट्री हैं, और हमने देखा है कि हमारी जो अपब्रिंगिंग है गांव घरों में, हमारे आपके जिस बैकग्राउंड से हम लोग आए हैं, तो वहाँ हर चीज़ को उसके फुल एक्सटेंट तक यूज़ किया जाता है। कि कपड़ा अगर पहनने के काम नहीं आएगा तो वो घर में चीज़ें पोंछने के काम में आएगा, और पोंछने के काम में तो अंत में फिर वो किसी और काम में आ जाएगा, है ना। तो हम बेस्ट यूटिलाइज करते हैं। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने इन सब चीज़ों में इंसेंटिवाइज किया है। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है ईपीआर पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन। ईपीआर पॉलिसी क्या है? एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसमें क्या है कि जैसे ही कोई बैटरी आपने चाइना से ऑर्डर करके इंडिया मंगाई, तो इंडिया में जो मंगाने वाला इंपोर्टर है उसको उसी दिन साइन करके देना होगा कि ये बैटरी का जब 8 साल बाद लाइफ खत्म हो जाएगा, देन हाउ आई विल रिसाइकल इट एंड गेट बैक इनटू द circular economy. सर्कुलैरिटी। So that is very good step in, especially from the perspective of critical mineral stage, that is needed to be extended in lot of other things। परमानेंट मैग्नेट हो गया, बहुत सारी कारें हैं हमारे पास, बहुत सारे जो ईवीज रिसेंट टाइम में बनाए गए उसमें परमानेंट मैग्नेट यूज होता है। पुराने समय में जो ये जियो लोकेशनिंग सिस्टम होते हैं या बहुत सारे ये राडार वगैरह, इन सब में उस तरीके के मैग्नेट्स का यूज होता है। तो जो ओल्ड जनरेशन में इंस्ट्रूमेंट रिटायर हो रहे हैं या स्क्रैप हो रहे हैं, उसको हम बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, और कार्बन फुटप्रिंट भी ड्रास्टिकली रिड्यूस करता है वो। तो आप जब माइनिंग करते हैं तो माइनिंग में जो इमिशन होता है, इसीलिए शायद बहुत सारी कंट्रीज माइनिंग और ये जो केमिक मेटलर्जी प्रोसेस है, इंटेंस मेटलर्जी प्रोसेस है, यूरोपियन जो नॉर्म्स हैं, तो वो लोग ये सब अपने अवॉइड करते सोसाइटी हैं में नहीं बिल्कुल। करना चाहते हैं। हम्म। दैट्स वाई फॉर अस देयर इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, बट हमको ये सेफ्टी, हमको किन हम्म लोकेशन में इनको सेटअप करना है, हमारे जो इकोलॉजिकल सिस्टम है उनकी प्रेफरेंस को देखते हुए, और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी की डाउन द लाइन 20, 50, 100 years हाउ दिस इज गोइंग टू बी इम्पैक्टेड इनटू आवर सोसाइटी, वो सब कंसीडरेशन को करके मुझे लगता है सरकार बराबर। पॉलिसी बनाने की कोशिश कर रही है। प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पॉलिसी को ड्राइव करने में। तो जो ड्राइव करनी। स्ट्रक्चर है हमारा, अभी जैसे कुछ आज ही मैं देख रहा था कि कोई एक स्टार्टअप है, वो इंडिया में काम कर रहा था, तमिलनाडु में मतलब उनसे कुछ ब्राइबरी वगैरह मांगी गई, तो एक दो बार उन्होंने पब्लिकली उसको लाने की कोशिश की। तो अभी उस कंपनी को इतना परेशान कर दिया उन लोगों की कि उन्होंने ऑपरेशन क्लोज कर दिया। तो दैट वाज अ वेरी डिसअपॉइंटमेंट। expanding global startup. Now they have closed their operation in India. नहीं नहीं, So बिल्कुल। जैसे कि आप बिल्कुल, मतलब ये है कि हम, हमारा इस पे जो पॉलिसी की जो थीम है वो बहुत बढ़िया है एनसीएमएम की, कि 1500 करोड़ रुपए हैं, माइनिंग होगी, आरएनडी पे भी खर्च होगा। उन्होंने पेटेंट के भी टारगेट रख रखे हैं कि 1000 पेटेंट हम इस 6 साल में इस वाले right. माइनिंग वाले में, और इसमें माइनिंग टेक्नोलॉजीज पे जो नए नए तरीके बनेंगे उस पे 1000 पेटेंट स्टेब्लिश करेंगे। और दूसरा टारगेट उन्होंने कितनी माइनिंग करनी है उसका भी पर ईयर के हिसाब से 40 किलो टन रेयर अर्थ मेटल, हम इस तरीके से वो ये स्टेट्स उनके हैं।
तो ये तो बहुत बढ़िया चीज है, ये सारी चीजें। लेकिन हम जैसे नॉर्मल कोई स्टूडेंट्स, अगर हमारा रिसर्च स्टूडेंट्स कोई हमारी वीडियो देखता है, कुछ नॉर्मल चीज करता है, जैसे हमारे पास कोई मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि एक हमारे पास कार है या बैटरी है, क्योंकि आजकल 30-30 हजार, 40-40 हजार रुपए की बैटरी वाली स्कूटी लेके लोग छोटे छोटे शहरों में घूमते हैं, बहुत बजट में आ जा रही है ना, पुरानी 18-20 हजार रुपए मिल रही है। अब करेक्ट। उनकी जो बैटरी है, अगर वो बैटरी जो उन्होंने उसमें बैटरी यूज की हुई है, अगर कोबाल्ट जिंक वाली है, कोबाल्ट वाली बैटरी है, या फिर लिथियम वाली, तो उसमें क्या ही, आई थिंक उसमें लिथियम प्रोसेस्ड बैटरी होगी या नहीं, ये तो क्योंकि कॉस्टली होगी लिथियम कॉस्ट बैटरी, लिथियम हम्म। वाली बैटरी की कॉस्ट ज्यादा ही होगी स्वाभाविक रूप से। तो आप राइट। नॉर्मल ये बताइए, आपके पास एक बैटरी आती है कुछ हम्म। पर्टिकुलर एमएएच की, या, हम्म। है ना, और उसके बाद आप उसको किस तरीके से, आपके पास वो बेकार डल आई है, तो आप उसमें से हम्म। लिथियम और क्या क्या चीजें हमारे काम की है हम्म। ना, उस हम्म। बैटरी में जो आपके पास आती है उसमें क्या क्या चीजें काम की होती हैं, बताइए क्या क्या वेस्ट होता है, वो बताइए, बस बताने की बताइए, या फिर आप कोशिश, या फिर हम कैसी काम, किसी एक काम की चीज को किस तरीके से रिसाइकल कर सकते हैं, एक नॉर्मल सा वो बताइए, किसी भी एक बैटरी का मतलब। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि रिसाइकलिंग आपकी आसान हो जाएगी अगर आप केमिस्ट्रीज को मिक्स नहीं होने देंगे, है ना। जैसा आपने बोला कि अभी आपने जिस बैटरी का एग्जांपल दिए, जो पुरानी ऑटो रिक्शा वाली दिल्ली में चल रही हैं पुराने ऑटो, वो लेड एसिड बैटरी है। हम्म। लेड एसिड बैटरी एक बहुत ही शानदार एग्जांपल है इंडिया में रिसाइकलिंग के लिए। 95% से ज़्यादा आपके बाइक में जो लेड एसिड बैटरी लगी है, कार में जो ऑटोमोटिव सेगमेंट में अमार राजा और एक्साइड की ये जो बैटरी हाँ, आती है, ये मतलब नियर 95% रिसाइकल होती है उसका। तो क्या हमारे वाली जो बैटरी आती है उसमें कोबाल्ट वाला रहता है या लेड एसिड ही आ रही है ये? लेड एसिड, लेड पर ये, एसिड लेकिन लेड एसिड तो ये बहुत पुराना वाला सिस्टम हो गया ना, पुराना वाला सिस्टम अभी है। भी। बहुत इफिशिएंट सिस्टम है इन ऑर्डर टू सपोर्ट द ऑटोमोटिव। और उसका उसका रोल प्राइमरी रोल नहीं है। उसका रोल है कि जब गाड़ी चल रही है उस समय लाइट को वो करना या इग्निशन को करना, तो उसका हम्म। लिमिटेड रोल है, इसलिए उसकी लॉन्गेटिविटी 3-3.5 साल की लाइफ देती है। और फिर आपको एक रिप्लेसमेंट कॉस्ट होती है, तो वो अपने बिजनेस मॉडल में फिट है वो बैटरी, और एक्सीलेंट सक्सेस है रिसाइकलिंग के एग्जांपल्स पे। बट उसमें इतनी सारी इंपॉर्टेंट मटेरियल्स नहीं होते हैं एज कंपेयर टू लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी एक एनर्जी पैक्ड बैटरी होती है, जिसमें हम्म। आपके पास निकिल को मतलब एनएमसी केमिस्ट्री है, जिसमें निकिल कोबाल्ट मैग्नीज जैसे मटेरियल होते हैं। एलएफपी केमिस्ट्री है, जिसमें लिथियम आयरन फॉस्फेट होता है। एलएफपी केमिस्ट्री रिसाइकलिंग के लिए उतना लुक्रेटिव नहीं है, बट उसमें अलग अलग चीज़ें हैं कि एलएफपी में आप डायरेक्ट रिसाइकलिंग करो या इस तरीके के वो करते हो तो आपको ज़्यादा एडवांटेज होता है। एनएमसी में तो आप उसको केमिकल मेटलर्जी में भी रिसाइकल करते हो अगर, तो वो आपके लिए क्योंकि एंड प्रोडक्ट में आपको निकिल कोबाल्ट और मैग्नीज जैसे मिनरल मिल रहे हैं जिनकी कॉस्ट ज़्यादा है, तो देयर इज वैल्यू एडिशन इनटू दैट। फिर उसमें एनएमसी, एलसीए करके एक केमिस्ट्री है जिसमें लिथियम कोबाल्ट एल्यूमिनियम है, वो भी बहुत लुक्रेटिव केमिस्ट्री है। तो अब इसमें एडवांट मींस आप ये सारी और लिथियम रिकवरी इटसेल्फ इज एडवांटेजियस। लिथियम हालांकि हर अगर आपने उसको थर्मली प्रोसेस कर दिया तो लिथियम रिकवरी वो हो जाती है, डाइल्यूट हो जाती है। इसके अलावा क्या होता है उसमें कि इनके एनोड और कैथोड को कोट करने के लिए आप करंट कलेक्टर यूज करते हैं, तो कॉपर और एल्यूमिनियम एज अ करंट कलेक्टर यूज होते हैं, तो कॉपर रिकवरी में बेनिफिट होता है। एल्यूमिनियम रिकवरी अक्सर कॉम्प्लेक्स होती है और स्लज के साथ निकल जाता है, कई बार उसको भी रिकवर करते हैं। तो अब टारगेट ये है कि आप 100% क्लोज्ड लूप रिसाइकलिंग करो, जिसमें आप इनमें इलेक्ट्रोलाइट वगैरह भी होते हैं, ग्रेफाइट भी होता है। तो बहुत सारी कंपनियां एम कर रही हैं कि आप 100% सर्कुलैरिटी अचीव करो। कई दावे करती हैं, बट कई सारी 90 क्लोज टू 90-95% अचीव कर लिया है। लैब लेवल पे उन्होंने डेमोस्ट्रेट किया है। लेकिन अगेन स्केल अप जब करते हो, जब आप टन्स में बैटरीज इकट्ठा करते हो, इंडिया में कलेक्शन का भी प्रॉब्लम है। तो ऑटोमोटिव सेगमेंट में क्योंकि एक साथ आपके पास बैटरी का वेट है 30-40 किलो, 100 किलो, 80 किलो की बैटरी है। बट अगर आप बात करो मोबाइल की, लैपटॉप बैटरी की, तो वेरियस केमिस्ट्री हैं, अलग अलग सप्लायर हैं, अलग अलग कंपनियां हैं।
केमिस्ट्री मिक्स हो जाती हैं। तो वहाँ पे चैलेंजेस हैं काफ़ी सारे, और वहाँ पे सोल्यूशन की भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। तो रिसर्चर कैन प्ले इनटू कि कैसे मल्टी केमिस्ट्री हम्म एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। जो बच्चे इन चीज़ों में काम कर रहे हैं, कैसे जो प्रॉब्लम है, जैसे एल्यूमिनियम लोग एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते, तो ऐसा क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं। सो देयर आर लॉट ऑफ research and R&D opportunity, patenting opportunity in this particular domain as far as बैटरी particular is concerned। और धीरे धीरे अभी क्या हो रहा है कि कंपोनेंट भी इंडिया में बनने लगे हैं। तो ये तो हुआ, मैं अभी जो मैंने बताया आपको कि अंदर का जो एक्टिव कंपोनेंट है, देन हाउसिंग जो है कि आपका एक कोन होगा सिलेंड्रिकल जिसके अंदर बैटरी हॉस्ट या प्रिज्मेटिक सेल है, तो उसका जो केसिंग है वो एल्यूमिनियम या कई बार स्टील वगैरह से भी बना होता है। तो दैट इज ऑल्सो समथिंग विच एड ऑन इनटू द वैल्यू। फिर अगर पैक लेवल इंटीग्रेशन पे जाओगे तो फिर प्रोटेक्टिव सर्किटरी भी आ जाती है, बैटरी मैनेजमेंट बीएमएस आ जाता है। तो फिर उन सब में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट गोल्ड वगैरह होता है उसमें, इंटेल की चिप्स वगैरह में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स हम्म रिकवरी का भी स्कोप बनता है। तो ऐसे अर्बन माइनिंग का जो कॉन्सेप्ट मैंने बोला, और ये बैटरी एक डोमेन है, रेयर अर्थ में भी मैग्नेट रिसाइकलिंग में ये चीज़ें अप्लाई होती हैं। सेम चीज़ अप्लाई होगी अगर आप ऑटोमोटिव सेगमेंट में कार की एंड ऑफ लाइफ है तो उसमें भी। हाँ। अच्छा, ये एक एक और चीज, एक नॉर्मल सा है कि अगर इलेक्ट्रोलाइट, जो सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास बैटरीज में रहेगा, आई थिंक वो तो मतलब वो तो 3 साल 3.5 साल में वो तो डिफ्यूज, मतलब उसमें तो खराब ही हो जाएगा वो तो सारा। इलेक्ट्रोलाइट तो आई थिंक खराब हो जाएगा। आह, खराब हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ केमिकल फॉर्मूला, एक 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 फॉर्म अच्छा, से दूसरे फॉर्म में चला जाएगा। मतलब यस। कार्बोनेटेड होगा लिक्विड फॉर्म में तो सॉलिडिफाई हो जाएगा पॉलीकार्बोनेट। सॉलिड, आई थिंक उसमें तो सॉलिड लिथियम, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोलाइट यूज, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है नहीं इन नहीं, बैटरी। ऑर्गेनिक। सो इलेक्ट्रोलाइट इज पार्ट ऑफ टू थिंग। हम्म लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट होता है, और हम्म, उसमें एक सॉल्ट होता है जो उसमें डिसॉल्व होता है। तो अभी जो बैटरी यूज हो रही हैं जितनी भी मार्केट में, अभी सॉलिड स्टेट पे रिसर्च चल रहा है। फ्यूचर बैटरी सॉलिड स्टेट बैटरीज क्या आ है? सकती हैं, ओके। और उनकी लाइफ भी ज्यादा हो सकती है, और दे कुड बी थर्मली ज्यादा मतलब स्टेबल हो सकते ईवीज में, बट ये हैं। फोन की, जो हमारी फोन की बैटरीज होती हैं, ये तो इसमें तो सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट ही यूज हो रहा है, राइट? नहीं नहीं, उसमें भी वही, वो भी मतलब ज्यादातर लिथियम आयन बैटरीज ही होती हैं, और उसमें भी और सॉल्ट एंड सॉल्वेंट कॉम्बिनेशन होता है। ओके। यस। ठीक है। बाबा, यू आर इन म्यूट। यस। बाबा मैं क्या बोल रहा था कि अभी जो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट भी है, बट इसको सीरियसली लिया ना अर्बन माइनिंग का, हम्म। ये बहुत ल्यूक्रेटिव भी है। क्योंकि मैं जस्ट नंबर देख रहा था तो उसमें क्या था, जो कोबाल्ट और गोल्ड है स्पेशली, ये सपोज हम लोग 1 टन रिसाइकल करेंगे या उसको रिकवरी करने का ट्राई करेंगे माइनिंग से, 1 टन से जितना कोबाल्ट या गोल्ड मिलता है उससे ज्यादा तुमको रिसाइकल या रिकवर करने से मिलता है वेस्ट के। तो करेक्ट। ये अर्बन माइनिंग का जो ये है, राइट अर्बन राइट माइनिंग का राइट। कंसेप्ट है। कंसेंट्रेशन हायर होती हैं एज कंपेयर। एग्जैक्टली exactly। राइट बट इसके लिए बाबा, अब जैसे जो साइट्स हैं रिसाइकलिंग के, जो साइट्स हैं ना, इसको मुझे लगता है कि थोड़ा क्लस्टर्स बनाने चाहिए। सपोज पुणे में राइट पांच बाबा। छह जगह बना दिया, दिल्ली में उसमें 10-15 जगह बना दिया, डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन डेंसिटी। not only that, Baba, it also depend upon the what product you are trying to recycle. So हम्म। जैसे in case of battery recycling, पहले क्या होता है कि physically separate करते हो आप, बराबर, मैकेनिकल वे से, हाँ। राइट, मैकेनिकल वेज में। एंड देन जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो ब्लैक मास के रूप में आप अलग कर लेते हो, जिसमें हम्म। एनएमसी और ये सब होता है। एंड देन ये ब्लैक मास इजीली यू कैन ट्रांसपोर्ट। तो अभी क्या हो रहा है कि यही ब्लैक मास इंडिया में जितने भी लोग क्लेम कर रहे हैं, क्योंकि केमिकल रिसाइकलिंग इज अ टफ टास्क एंड यू नीड लॉट ऑफ एक्सपर्टाइज एंड लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन, जो कि एक मेटलर्जिकल सेटअप में ही पॉसिबल है, तो वो काफी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। तो केमिकल रिफाइनिंग के लिए ये
ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। तो इंडिया का बहुत सारा ब्लैक मास अभी ऑस्ट्रेलिया या चाइना भेजा जाता है। चाइना ने भी अभी उसमें एक वो लगा दिया कि अभी इसमें क्या होता है, फ्लोराइड कंटेंट जो होता है तो वो उसकी इफिशिएंसी को डिग्रेड करता है। तो चाइना ने अभी ये कर दिया कि इतने परसेंट से ज्यादा अगर फ्लोराइड कंटेंट होगा, सो दे विल नॉट अलाउ दैट ब्लैक मास टू बी सेंड टू चाइना फॉर रिसाइकलिंग। ओह, सो ओके। दे दैट काइंड ऑफ रेगुलेशन, क्योंकि अभी चाइना फुल पूरे दुनिया भर का ये सेटअप चाइना में जा रहा है या ऑस्ट्रेलिया में जा रहा है रिकवर करने के लिए, जैसा मैंने बताया। बट इंडिया में कंपनियां क्लेम कर रही हैं, बट उनको समय लगेगा। और जैसा अपन डिस्कस कर रहे थे कि गवर्नमेंट जो 1800 करोड़ पुट कर रहा है, बट गवर्नमेंट जो कर रहा है इससे 10 टाइम्स हायर प्राइवेट इंडस्ट्री को करना पड़ेगा, बिकॉज एग्जैक्टली, दे आर एग्जैक्टली। द रियल बेनिफिशियर ऑफ दिस। एंड बिकॉज ऑफ देयर एक्टिविटी, public is the ultimately who is suffering because of these environmental changes and all. So it is their responsibility towards the society, and government can be enabler to develop the platforms and technology, but उसको अपग्रेड करना या स्केल करने के लिए उनको वो शूज फिल इन करने पड़ेंगे। बराबर बाबा। ये प्राइवेट अभी अभी जो है ना, ये पब्लिक सेक्टर का ही है। और अभी रिसेंट, शायद रिसेंट था या न्यूज़, तो जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं उनका भी कुछ फंडिंग का जस्ट उन लोगों ने अनाउंस किया है। शायद मुझे नहीं पता एग्जैक्टली उन लोगों ने दिया है कि नहीं, 18,000 करोड़ का। तो बड़े ऐसे दोनों प्लेयर मिलके चौंतीस बड़े हजार करोड़ बड़े प्लेयर क्या कर रहे हैं बाबा, बड़े प्लेयर ये वेट कर रहे हैं कि इसमें डेडिकेटेड स्टार्टअप कैटेगरी में कुछ लोग आए तो वो बैक चैनल से थोड़ा थोड़ा फंडिंग करके पुश कर रहे हैं। बट प्रीडोमिनेंटली कोई ओन नहीं कर रहा है। उसका ये भी रीजन है कि जो वेस्ट का स्केल है वो कंसंट्रेटेड हम्म, नहीं है। जैसा मैंने बताया कि इनफॉर्मल सेगमेंट में है, स्क्रैप डीलर के पास है। तो अभी टाटा को डील करना है तो टाटा इंडिया के सारे कबाड़ियों को इकट्ठा करने की क्षमता नहीं रखता है, या स्क्रैप डीलर्स को इकट्ठा। तो वहां पे ये रोल आता है या अपॉर्चुनिटी आती है कि जो हमारी तरीके के ग्रेजुएट्स हैं या जो प्रॉब्लम सॉल्वर हैं जो सोसाइटी, तो हाउ टू कलेक्ट दिस, हाउ टू इंटीग्रेट दिस, हाउ टू मेंटेन, refrain from mixing different kind of the राइट, 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 materials। राइट। जो तो केमिस्ट्री है, सपोज सोडियम आयन बैटरी है तो तुम वो अलग करो, लिथियम आयन है तो वो अलग करो। तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। तुम्हारा एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सोर्स सोर्स तुम्हारा फिक्स्ड है कि दिस इज द सिंगल सोर्स फ्रॉम नाउ यू हैव टू सेपरेट, बट देयर विल बी मल्टीपल सोर्सेस। तो रिसाइकलिंग का मतलब क्लियर फंडा है कि अगर मिक्स्ड तुम्हारे पास आएगा तो तुम्हारा पूरा एनर्जी उसको सेपरेट करने में ही चला जाएगा। सेपरेट करने में एंड चला दैट जाएगा, इज द बराबर। चैलेंज विथ रेयर अर्थ। भी रेयर इसीलिए है क्योंकि वो एक जगह जहाँ रहते हैं वो 20-30 मटेरियल मिक्स्ड रहते हैं, और उसकी जो राइट। मेटलर्जी प्रोसेस है उसमें बहुत सारा एनर्जी जो कंज्यूम होता है वो उनको सेपरेट करने में कंज्यूम होता है। यू यू डोंट वांट द सेम प्रॉब्लम इन योर अर्बन माइनिंग कॉन्सेप्ट, यू वांट अ राइट, बेटर रिसोर्स मटेरियल। राइट। राइट। बाबा, अभी अभी मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का अपन एंड के मोड पे जाते हैं। अभी तो हम जी। लोगों ने बहुत सारे मिनरल्स का हाँ। डिस्कशन किया। डिस्कशन करते करते हमें 30 मिनरल का लिस्ट है। अभी करेक्ट। सपोज किसी को चाहिए होगा, भाई 30 तो हैं, ये कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, हम लोगों ने थोड़ा ब्रीफली डिस्कस किया। बट हम्म। सपोज हम लोगों को, चलो भाई, मैं सोच रहा था बाबा, अभी सपोज 30 हैं, उसमें भी प्रायोरिटीज होगा। एक करेक्ट। नंबर पे कुछ है, 2 नंबर पे कुछ है, 3 नंबर पे कुछ है। ऐसे चीजों पे जो, और जो इंडिया के लिए बहुत ही इजी टू रिसाइकल है, या इजी टू एक्सट्रैक्ट, मतलब इजी टू एक्सट्रैक्शन या इजी टू रिकवरी है, इस पे स्केल करने का जरूरत है फास्ट। मतलब बहुत पैसा उसमें डालो, उसका जो पैसा आएगा, तो जो डिफिकल्ट है सब पे स्लोली स्लोली उसके ऊपर मूव होना चाहिए, राइट? करेक्ट। है ना? तो हाँ। अभी अभी वो तुम्हारे हिसाब से कौन से सबसे इम्पोर्टेंट ऐसे ये हैं जो मेटल्स हैं, जिसके ऊपर अब इंडियंस को, या जो भी स्टार्टअप करना चाहे या अपने बंदों को रिसर्च करना चाहे, उस पर फोकस कर सबसे सकते हैं? सबसे पहले जो मुझे लगता है सबसे टॉप प्रायोरिटी है बाबू, वो है परमानेंट मैग्नेट्स के लिए जो मटेरियल यूज होते हैं। परमानेंट हम्म, मैग्नेट्स जो हाई टेम्परेचर पे सस्टेन कर पाएं और जो भी उनका फंक्शन है वो कर पाएं। ये सारी चीज़ें जो मैंने इनिशियली बताया एविएशन और इन सब इंडस्ट्री में होती हैं।
एक मैंने टॉक सुना था प्रोफेसर शिवरामन का, तो उन्होंने हम्म ये सारे मटेरियल जो आप उस लिस्ट में देखते हैं, तो उनका भी हम्म बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है। तो उनकी नज़र में मतलब जैसे एक तो प्लेटिनम ग्रुप मटेरियल जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बहुत ही इसेंशियल या क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में यूज होते हैं। बिल्कुल। दूसरा हमारे लिए ये जो बैटरी रिलेटेड मटेरियल हैं, लिथियम कोबाल्ट और ये सारे, यहाँ पे माइनिंग करना भी आसान है। तीसरा जो मैंने बताया, रेयर अर्थ बेस्ड मैग्नेट हैं, तो उसमें सामरियम हो गया या नियो डिस्पोर्सियम हो गया, इट्रियम हो गया, ये सब। हम्म ईवी इकोसिस्टम में इट्रियम यूज होता है उसको थर्मली स्टेबल रखने के लिए, तो वो इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री या सोलर इंडस्ट्री के मटेरियल हैं, क्योंकि अभी हमारी वो इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है, तो उधर पे हमारे पास चांस है। टेलुरियम हो गया, ये जो इसमें यूज होते हैं सिलिकॉन के साथ, जो दूसरा सेमीकंडक्टर फेमस सेमी, जर्मेनियम और ऑल, जर्मेनियम तो उस कैटेगरी में भी मतलब कुछ कुछ मटेरियल है। तो मुझे लगता है कि ये जो चार पांच कैटेगरी हैं, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और इन सब चीज़ों में मतलब इनिशियल फोकस होना ज़्यादा ज़रूरी है विद द टाइम। तो उसमें उन्होंने आइडेंटिफाई किया, उन्होंने 24 आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें से कुछ कुछ चीज़ों के भंडार भी हैं इंडिया में, उसको भी प्रायोरिटी देना है। तो उसमें जैसे कंपनी हो गई हिंडाल्को, नाल्को, ये सब कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं ये लोग। पहले इनका काम सिर्फ अभी ये कस्टमाइज भी कर रहे हैं या डाउन स्ट्रीमिंग कर रहे हैं मटेरियल की, फिर फॉरेन एक्सप्लोरेशन के आइडियाज हैं, तो राइट ये राइट सब राइट हैं। यस। राइट। तो बाबा अभी अभी क्या है, अपन थोड़ा सा फाइनलाइज कर देते हैं इसको। और मुझे क्या लगता अभी आपने जो बोला, अभी इम्पोर्टेंट ये है, चलो हमारे पास रिसोर्स है, काफी सारे रिसोर्स है, आइडेंटिफाई भी हुए हैं, बट नहीं इम्पोर्टेंट है बाबा, हमारे प्रोसेसिंग। पास हाँ मतलब रेयर अर्थ के रिसोर्सेज हैं, लेकिन रेयर बहुत अर्थ के सारे रिसोर्सेस हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट है उसका प्रोसेस करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट राइट? है ना? करेक्ट। या रिफाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और और जो उसके लिए, और इवन रिसाइकल करना भी बहुत जरूरी है, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो चाइना अभी कर रहा है, वो है केमिकल मेथड से सेपरेशन, करेक्ट। राइट? और राइट। इवन हम लोगों के इधर जो ब्लीचिंग एजेंट हो गया, आयोनिक लिक्विड हो गया, इस पे मैं देख रहा था बाबा कि चाइना बहुत ज्यादा काम करता है अभी फिलहाल ना, तूफान। बट अपने इधर बहुत लिमिटेड रिसर्च होता है, राइट? इस पे थोड़ा सा रिसर्च है और ध्यान। बहुत स्लो है। सेफ्टी वगैरह या एनवायरमेंटल हवाला दे के लोगों को इनिशियल लेवल पे ही काम को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि राइट इधर डिसीजन मेकिंग थोड़ा इम्प्रूव होनी चाहिए, राइट 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 और राइट। सब्सटेंशियल सपोर्ट की भी ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारा रिस्क इन्वॉल्व है, बहुत सारे हार्मफुल केमिकल इन्वॉल्व हैं। तो उतना ही ज़्यादा जो ये सीपीसीबी है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड ऑल, तो ये लोग बहुत ज़्यादा अड़ंगे लगाते हैं। तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग और गाइड करने की ज़रूरत है कि दे बिकम अ सपोर्ट, नॉट बिकम एन इरिटेंट इन दी बेटा। हाँ हाँ, वो रेजिस्ट नहीं करना चाहिए, रादर थोड़ा कंडक्टिव होना चाहिए मटेरियल। हम्म। सही सही सही। ठीक है बाबा। बाबा तो आप सचिन भाई, आप बोलना चाह रहे हो कुछ? नहीं 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 नहीं। ओके, अभी अभी तो नथिंग। मामला कंक्लूड कर देते हैं अभी। हाँ हाँ। देखो अभी ये जो हम लोगों के एक्चुअल टेकअवेज हैं बाबा, मुझे जो लगा वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये रेयर अर्थ मेटल तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि अभी का आगे वाले जो 100 साल हैं, जैसे इंडस्ट्रियल एरा जब चालू हो रहा था, तब स्टील या जो आयरन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। सेकेंड फेज में फॉसिल फ्यूल इंपॉर्टेंट था। अभी ये जो एरा है, ये पूरा का पूरा क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर डिपेंड है। तो आगे वाले जो एटलीस्ट 50 साल हैं, इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट थिंग है। और ये इम्पोर्ट मतलब इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए हमको सर्कुलरिटी इसके अंदर लाना पड़ेगा, और उसके लिए सर्कुलर बनाने के लिए सबसे आपने जो बोला विकास बाबा, जो सेग्रीगेशन है, वो बहुत वो फर्स्ट मतलब फर्स्ट स्टेप है। तुम सेग्रीगेट सही करो, ताकि तुमको जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बेहतरीन मिले, ताकि वो 100% लूप में आ जाए, है ना? करेक्ट ये करेक्ट। पहली बात है। और जो वो सेग्रीगेशन करने के लिए जो एज अ क्या है सिटीजन, हम लोग
जो केमिस्ट्री मिक्स नहीं करना चाहिए, उसको अवेयर होना चाहिए कि हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, और जब हम लोग कचरे में कुछ चीजें डाल रहे हैं तो वो सही तरीके से अवेयर होके डाले, ताकि राइट आगे जो फर्दर प्रोसेस करे उनको इजी जाए। और उसका जो और इम्पोर्टेंट ये भी है ना बाबा, जस्ट देखो हम लोगों ने जैसे सोडियम और लिथियम दोनों मिक्स किया, ये हर चीज पे इफेक्ट करता है। ये जस्ट एक छोटा जो चीज है, तुम हर चीज पे वो सेपरेट करने के लिए तुमको एनर्जी लगेगा, एनर्जी लगाने के लिए फिर से कार्बन डाइऑक्साइड, फिर से फॉसिल फ्यूल, ये सारा तामझाम आ जाएगा, राइट। तो राइट और राइट तो यही यही जो टेकअवेज हैं और इम्पोर्टेंट जो हैं हम लोगों के स्टार्टअप के लिए, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि करेक्ट बड़े प्लेयर्स इनमें सीधा इन नहीं होना चाह रहे हैं। सपोज राइट हो सकता है कि टीआरएल लेवल 7-8 तक चला गया, उसके बाद बहुत अच्छा फंडिंग मिल सकता है बंदों को, और ये फाइनली ग्रो हो सकते हैं। और सारे लोग बहुत ही अवेयर होके, जैसे आपने बोला कि जो भी रेगुलेटिंग एजेंसीज हैं वो लोग भी ट्रेनिंग लेना चाहिए, इस चीज के लिए ट्रेनिंग लेना चाहिए, हमारा जो सिस्टम है पूरा उसको एफिशिएंट बनाने के लिए, रादर 100 रेजिस्टेंस के लिए, करेक्ट राइट। करेक्ट तो यही सारे मुद्दे हैं, ये टेकअवेज है आज के हम लोगों के डिस्कशंस के। और इतना बोल के सभी को थैंक यू सो मच बाबा।